नमस्कार मेरे पेंशन धारक भाइयों और बहनों, आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन आप सभी के लिए बहुत खास है क्योंकि आपके लिए दो बड़ी खबरें सामने आई हैं। अगर आप ईपीएस 95 पेंशन योजना से जुड़े हैं या केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हम बात करेंगे ईपीएस पेंशन में होने वाले बड़े बदलाव और 8वें वेतन आयोग की उस ब्रेकिंग न्यूज के बारे में जिसने सभी को चौंका दिया है। सबसे पहले उन लाखों पेंशन धारकों के लिए राहत भरी खबर जो लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट और संसद में इस मुद्दे पर फिर से बहस छिड़ गई है। ये मुद्दा ईपीएफओ यानी कर्मचारी भवन निधि संगठन द्वारा संचालित ईपीएस 95 पेंशन योजना से जुड़ा है। इस योजना के तहत मिलने वाली पेंशन को लेकर अब नई गणना और नई मांगें सामने आ रही हैं। आप सभी जानते हैं कि अभी तक पेंशन की गणना एक निश्चित फॉर्मूले से होती थी, लेकिन अब इसे लेकर एक नया समीकरण तैयार हो रहा है। तो फिर आखिर ये कैलकुलेशन क्या है? सूत्रों की माने तो अब न्यूनतम पेंशन 3,570 रुपए यानी कि 3,570 रुपए हो सकती है। वहीं अधिकतम पेंशन की सीमा 12,500 रुपए यानी 12,500 रुपए तक पहुंच सकती है। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। इसके साथ ही एक और मांग जोरों पर है, न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 9,000 रुपए करने की। ये मांग इतनी बड़ी है कि इसे लेकर संसद में भी सवाल उठे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ये 9,000 रुपए का आंकड़ा कहां से आया और क्या सरकार इस पर सहमत है? चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। लोकसभा में हाल ही में एक प्रश्न पूछा गया। सांसद डॉक्टर कृष्ण नामदेव ने यह सवाल उठाया कि क्या भारतीय मजदूर संघ सहित कई श्रमिक संगठनों ने सरकार से ईपीएस पेंशन को बढ़ाकर 9,000 रुपए करने की मांग की है? इसके जवाब में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदला ने सदन को बताया कि ट्रेड यूनियनों और जनप्रतिनिधियों से याचिकाएं मिली हैं जिनमें मौजूदा 1,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन को बढ़ाने की मांग की गई है, लेकिन सरकार ने इस बढ़ोतरी के लिए कोई समय सीमा नहीं बताई। यानी मंजूरी अभी फाइनल नहीं हुई है, मगर चर्चा जरूर शुरू हो गई है। लेकिन यहां एक बड़ा ट्विस्ट है। मंत्री महोदय ने यह भी साफ किया कि ईपीएस 95 एक परिभाषित अंशदान और परिभाषित लाभ वाली योजना है। इस योजना में कर्मचारी के वेतन का 33% अंशदान होता है जो 15,000 रुपए प्रति माह तक के वेतन पर आधारित है। इसके अलावा सरकार भी इसमें 1.16% का योगदान करती है। सरकार का कहना है कि वह पहले से ही इस 1.16% के अतिरिक्त बजटीय सहायता देकर न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित कर रही है। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि फिलहाल 47,427 यानी करीब 47 लाख पेंशन भोगी ऐसे हैं जिन्हें हर महीने 9,000 रुपए से भी कम पेंशन मिल रही है। यही वजह है कि पेंशन सुधार की मांग अब सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि एक सामाजिक मुद्दा बन चुकी है। अब सोचने वाली बात यह है कि जहां 1,000 रुपए से सीधे 9,000 रुपए तक की छलांग लगाना इतना मुश्किल क्यों है? इसका सीधा सा जवाब है पेंशन फंड की स्थिरता। ये योजना एक निश्चित अंशदान प्रतिशत से चलती है और इसे लंबे समय तक चलाने के लिए बीमांकीय मूल्यांकन यानी एक्चुरियल वैल्यूएशन बहुत जरूरी है। अगर अचानक पेंशन को 9 गुना कर दिया गया तो पेंशन कोष पर पड़ने वाला वित्तीय बोझ इतना बढ़ जाएगा
कि पूरी योजना की स्थिरता ही खतरे में पड़ सकती है। सरकार का कहना है कि कोई भी फैसला लेने से पहले भविष्य की देनदारियों और फंड की सेहत का पूरा ध्यान रखा जाता है। यहीं पर वेतन सीमा का मामला भी बेहद अहम हो जाता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह निर्देश दिया था कि वह ईपीएफओ के तहत आने वाली 15,000 रुपए की वेतन सीमा की समीक्षा करे और संभवतः इसे बढ़ाए। यह आदेश 2026 की शुरुआत में आया था। अदालत ने सरकार को 4 महीने के अंदर इस सीमा की समीक्षा करने को कहा था। बता दें, ये 15,000 रुपए की सीमा 1 सितंबर 2014 से लागू है और उससे पहले ये सीमा मात्र 6,500 रुपए थी, जो 1 जून 2001 से लागू थी। यानी पिछले 13-14 सालों में पेंशन योग्य वेतन सीमा में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश ने एक नई उम्मीद जगा दी है। माना जा रहा है कि अगर वेतन सीमा बढ़ती है तो पेंशन की राशि अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि पेंशन सीधे तौर पर पेंशन योग्य वेतन से जुड़ी होती है। तो आइए एक यथार्थवादी गणना करते हैं। मान लीजिए कि सरकार वेतन सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपए कर देती है। ईपीएस 95 में पेंशन का फॉर्मूला है पेंशन योग्य वेतन, पेंशनेबल सैलरी गुणा पेंशन योग्य सेवा, पेंशनेबल सर्विस, फिर उसे 70 से भाग देना होता है। इसमें न्यूनतम सेवा अवधि 10 साल और अधिकतम सेवा अवधि 35 साल मानी जाती है। तो अगर कोई व्यक्ति 10 साल की सेवा के बाद पेंशन लेता है तो उसकी पेंशन होगी 25,000 सैलरी गुणा 10 साल फिर 70 से भाग, यानी करीब 3,770 रुपए। और अगर कोई 35 साल सेवा करता है तो उसकी पेंशन होगी 25,000 गुणा 35 भाग 70, यानी 12,500 रुपए। यानी अगर वेतन सीमा बढ़कर 25,000 होती है तो 10 साल की सेवा वाले को लगभग 3,500 रुपए पेंशन मिलेगी, न कि 9,000। ये गणना साफ करती है कि 9,000 रुपए तक पहुंचने के लिए या तो वेतन सीमा को और ऊपर ले जाना होगा या पेंशन फॉर्मूले में ही बदलाव करना होगा। फिलहाल तो यही लग रहा है कि सीमा बढ़ने पर न्यूनतम पेंशन करीब 3,500 रुपए हो सकती है, जो मौजूदा पेंशन से तो ज्यादा है लेकिन मांग से काफी कम। सरकार का कहना है कि वह ईपीएस 95 और ईडीएलआई जैसी योजनाओं के जरिए मजबूत सामाजिक सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन फंड की स्थिरता भी उतनी ही जरूरी है। सवाल लाखों पेंशन भोगियों का है और अंतिम फैसला 3 बातों पर निर्भर करेगा: पेंशन फंड की बीमा की व्यवहार्यता, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और सरकार के लिए वित्तीय निहितार्थ। फिलहाल सबसे बड़ी नजर इस बात पर है कि सरकार वेतन सीमा वाले सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर क्या प्रतिक्रिया देती है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों की धड़कनों को तेज कर देने वाली है। खबर है कि 8वां वेतन आयोग लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक बुला ली है। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि मार्च महीने में यह बैठक हो सकती है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो कर्मचारियों की सैलरी में 3 गुना तक का इजाफा देखने को मिल सकता है। साथ ही महंगाई भत्ते में भी भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है। जी हां, ये कोई अफवाह नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार किया गया। सूत्र बता रहे हैं कि सरकार इसे 1 मार्च
2026 से लागू करने की योजना बना रही है। अगर ऐसा होता है तो ये देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होगा। अब समझते हैं कि आखिर ये वेतन आयोग होता क्या है। वेतन आयोग एक ऐसी समिति होती है जिसे सरकार हर 10 साल में लगभग गठित करती है। इसका काम सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन, भत्तों और सुविधाओं की समीक्षा करना होता है। यह समिति देश की आर्थिक स्थिति, महंगाई दर, जीवन यापन की लागत और सरकारी खजाने पर पड़ने वाले बोझ को देखते हुए एक नई वेतन संरचना की सिफारिश करती है। पिछले 7वें वेतन आयोग ने कर्मचारियों को जबरदस्त राहत दी थी और अब 8वां वेतन आयोग उससे भी बड़ी राहत लाने वाला है। खबरों की माने तो 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों के बेसिक वेतन में 20 से 30% तक की वृद्धि हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात फिटमेंट फैक्टर को लेकर है। बताया जा रहा है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 3 गुना तक हो सकता है। मतलब अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है तो नए वेतन आयोग में ये बढ़कर 54,000 रुपए यानी 58,000 रुपए के करीब पहुंच सकती है। ये सीधा 3 गुना का इजाफा होगा जो किसी भी कर्मचारी की जिंदगी बदल कर रख देगा। इसी के साथ महंगाई भत्ते में भी भारी उछाल देखने को मिलेगा। क्योंकि महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी के प्रतिशत के रूप में मिलता है, इसलिए बेसिक सैलरी बढ़ने से डीए की राशि भी अपने आप बढ़ जाएगी। ये एक चक्रवृद्धि प्रभाव की तरह काम करेगा, जिससे कर्मचारियों की कुल आमदनी में जबरदस्त इजाफा होगा। हालांकि अभी कुछ मांगों पर भी चर्चा हो रही है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार से मांग की है कि न्यूनतम वेतन को कम से कम 26,000 रुपए से अधिक रखा जाए ताकि हर कर्मचारी सम्मानजनक जीवन जी सके। आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि बेसिक सैलरी में ये 20 से 30% की वृद्धि लगभग तय है, क्योंकि ये महंगाई और बढ़ती जरूरतों को देखते हुए बेहद जरूरी हो गया है। वेतन आयोग का फैसला करते समय सरकार कई पहलुओं पर गौर करती है। पहला और सबसे बड़ा पहलू है आर्थिक स्थिति। सरकार को ये देखना होता है कि बढ़े हुए वेतन का बोझ राज्य के खजाने पर कितना पड़ेगा। दूसरा पहलू है न्याय संगतता, यानी अलग अलग स्तर के कर्मचारियों के बीच वेतन का अंतर उचित होना चाहिए। तीसरा पहलू यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी कर्मचारियों का वेतन निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन के अनुरूप हो ताकि प्रतिभा पलायन न हो। फिलहाल 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं अपने चरम पर हैं। सोशल मीडिया हो या समाचार चैनल, हर जगह इसी की चर्चा है, जिनमें मोदी सरकार के उन तमाम अंधेरे कारनामों का वह कच्चा चिट्ठा है, जिसमें लिखा है कि कैसे आपका पैसा आपकी जेब से, आपके अधिकार से निकालकर बड़े बड़े उद्योगपतियों की उन तिजोरियों में ठूसा गया जो पहले से हर भरी पड़ी थी। इसी भयानक खुलासे के डर से, इसी आशंका से कि ये सबूत अगर जनता के सामने आ गए तो क्या होगा, सरकार अब घुटनों पर है और उसने होली से पहले आपके खातों में 7,500 रुपए और महंगाई भत्ता डालने का वह ऐतिहासिक वादा कर दिया है। अब तक सरकार के पास हर बार एक ही बहाना था, पैसा नहीं है, बजट में प्रावधान नहीं है, खजाना खाली है। लेकिन जैसे ही अशोक रावत जी ने उन फाइलों से धूल की वह परत हटाई, सरकार की असली पोल, उसका असली चेहरा खुलकर सामने आ गया। उन फाइलों में साफ साफ काले, हालांकि
अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कैबिनेट बैठक की खबर ने सभी की उम्मीदें और बढ़ा दी हैं। अब सबकी निगाहें मार्च महीने पर टिकी हैं, जब यह फैसला हो सकता है। तो दोस्तों, आज हमने आपको दो बड़ी खबरों से रूबरू कराया। एक तरफ ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को लेकर नई गणना और 9,000 रुपए की मांग, तो दूसरी तरफ 8वें वेतन आयोग की संभावित घोषणा। दोनों ही खबरें लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। पेंशन धारकों के लिए वेतन सीमा में संशोधन का इंतजार है और कर्मचारियों के लिए मार्च की बैठक का। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी पेंशन भोगी मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही हर बड़ी खबर सबसे पहले मिलती रहे। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।